नमस्कार। फ्रीडम नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो अपना लेसन चल रहा है अल्टरनेटर, और अल्टरनेटर के अंतर्गत आज अपने जो चर्चा करेंगे वो एक तो करेंगे प्रत्यावर्तक की हानियाँ। प्रत्यावर्तक की हानियाँ यानी अल्टरनेटर में जो लॉसेज होते हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। और एक अपनी चर्चा का विषय रहेगा, दूसरा जो चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा दक्षता का। इन दो टॉपिकों पर अपने बात करेंगे। तो पहले अपने बात कर लेते हैं कि अल्टरनेटर में लॉसेज कौन कौन से हैं। तो डीसी जनरेटर लेसन अपने पढ़ चुके हैं, ठीक वैसे ही है, सेम टू सेम। तो अल्टरनेटर के अंदर लॉसेज की बात करें तो इसमें 3 प्रकार की हानियाँ होती है। 3 प्रकार की हानियाँ होती है, जिसमें एक आती है ताम्र हानि, एक इसके अंतर्गत आती है लोह हानि, और तीसरा इसका अंतर प्रकार आता है यांत्रिक हानि। यांत्रिक हानि 3 प्रकार के लॉस होते हैं। तो तीनों प्रकार के अंतर्गत अपने अलग अलग चीज़ों को काउंट करते हैं। ताम्र हानि की अगर बात करें तो ताम्र हानि में इसमें 2 तरह की लॉसेज अपने काउंट कर लेते हैं। एक तो अपने करते हैं स्टेटर ताम्र हानि, और दूसरा अपने रोटर ताम्र हानि। ये पूरा का पूरा लॉस आपको I² में होता है। तो यानी कि जो आर्मेचर की फील्ड वाइडिंग है और जो आर्मेचर वाइडिंग है, यानी कि जो वाइडिंग स्टेटर पे की जा रही है या रोटर पे की जा रही है, उसके अंदर अपना सीधा सीधा वाटेज के अंदर जो लॉस होता है वो ताम्र हानि के अंतर्गत आता है। तो ये हानि जो ताम्र हानि होती है ये क्या होती है, अस्थिर हानि होती है। यानी कि अस्थिर हानि का मतलब ये हुआ कि ये हानि स्थिर नहीं रहती, स्थायी नहीं रहती, इसका मान परिवर्तन होता रहता है और इसका मान निर्भर करता है लोड के साथ। भी अल्टरनेटर पे आप जैसे लोड डालोगे, आर्मेचर में करंट ज़्यादा चलेगी कम चलेगी, फील्ड में करंट कम चलेगी ज़्यादा चलेगी, तो ये लॉसेज भी ऊपर नीचे होता रहता है। इसलिए अपने इसको क्या बोलते हैं, अस्थिर हानि बोलते हैं। यानी कि स्थायी लॉस नहीं है, ये परिवर्तनशील स्थिति वाला लॉस है। उसके बाद आता है लोह हानि। लोह हानि के अंतर्गत अपने 2 चीज़ें काउंट करते हैं। लोह हानि के अंतर्गत 2 चीज़ों को अपने काउंट करते हैं, जिसमें एक आता है आपका एडी करंट, एडी करंट जिसको अपने भंवर धारा भी बोलते हैं, और दूसरा आता है हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस ये 2 लॉसेज किस में आता है, लोह हानि में आता है। तो ये जो लॉस होता है ये क्या होता है, स्थिर लॉस होता है। यानी कि इसमें परिवर्तन नहीं होता, इसका लोड के साथ कोई लेना देना नहीं होता। तो यानी कि ये लगातार नो लोड से फुल लोड तक लगभग स्थिर रहता है। तो इसलिए अपने इसको क्या कहते हैं, स्थिर हानि बोलते हैं। तो इसमें एडी करंट होता है। एडी करंट का मतलब भंवर धाराएं, यानी कि जो आपने आर्मेचर के अंतर्गत या फील्ड वाइडिंग या स्टेटर वाइडिंग या रोटर वाइडिंग जो भी है उसमें आपने जो कंडक्टर इस्तेमाल किया कॉपर का, उसके अलावा वो खुद जो उसकी बॉडी है, ठीक है ना, चाहे वो सिलिकॉन स्टील का हो चाहे वो कास्ट स्टील का बना हो, ठीक है, उसकी बॉडी है वो भी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है, तो उसके अंदर भी वोल्टेज पैदा होता होगा और वो वोल्टेज के कारण उसके अंदर करंट चलती होगी। तो वो अपने करंट क्या कहलाती है, भंवर धारा कहलाती है, ठीक है ना, एडी करंट बोलते हैं। जिससे क्या है, एडी करंट की मात्रा ज़्यादा होती है तो मशीनें गर्म ज़्यादा होती है। तो ये भी अपने आप में एक लॉस है। और हिस्टेरेसिस क्या होता है कि कोई भी पदार्थ अपने चुंबकित करते हैं, फिर अपने उसको विचुंबकित कर रहे हैं, फिर उसको चुंबित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक कंडक्टर है, मान लो आर्मेचर का कोई कंडक्टर है, वो पोलों के संपर्क में आ रहा है, जैसे एन पोल के संपर्क में आया, फिर वो एस पोल के संपर्क में आया, फिर दूसरे एन के संपर्क में आया। इस तरह लगातार जितने उसके अंदर पोल लगे हुए हैं तो उन पोलों के वो लगातार संपर्क में आ रहा है। तो जैसे मान लो कि वो एन पोल के संपर्क में आया, उस समय उसमें पॉजिटिव आवेश था या आवेश पैदा हुआ, लेकिन जैसे ही वो एस पोल के संपर्क में गया तो उसमें नेगेटिव आवेश पैदा हो गया। तो यानी कि आवेशों में ये जो परिवर्तन हो रहा है, तो इस परिवर्तन के साथ साथ क्या है कि कोई भी पदार्थ होता है, मान लो कि जो चुंबकीय पदार्थ अपने 3 रूप में पढ़ते हैं, ठीक है ना, पेरा फेरा डाया, तो पेरा मैग्नेट अपने इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ वाइडिंग के अंतर्गत। तो कोई भी पदार्थ हो वो क्या करता है, जो चुंबकित होता है
फिर अपने उसको वापस दूसरे क्षेत्र में भी चुंबकित करते हैं या मतलब उसको घुमाए जा रहे हैं अपने, तो उसके अंदर कुछ न कुछ चुंबकत्व शेष रह जाता है पूरी तरह से, यानी पॉजिटिव आवेश था वो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, उससे पहले उसके पास नेगेटिव आ गया। तो यानी वो पॉजिटिव आवेश उसके अंदर अवशेष जो बचा, उस अवशेष को अपने क्या करते हैं, खत्म करते हैं। यानी कि चुंबकीय आवेश को जो इतने उसके अंदर जो पैदा हुआ वो पूर्णतः खत्म नहीं हुआ, जो बचा हुआ चुंबकीय उसके अंदर फ्लक्स की मात्रा है उसको खत्म करने में अपनी क्या है, ऊर्जा की लॉसेज के रूप में खपत होती है। तो यहाँ भी अपने को एक तरह का लॉस है। तो ये लॉस क्या कहलाता है, हिस्टेरेसिस कहलाता है। तो आगे हिस्टेरेसिस पर अपने स्पेशल चर्चा कर लेंगे, इसको विद ग्राफ के साथ बढ़िया डायग्राम के साथ इसको समझा देंगे कि हिस्टेरेसिस अपने आप में एक्चुअल में क्या होता है। तो ये लॉस भी किस में आता है, लोह हानि में आता है। उसके बाद यांत्रिक हानि होती है। यांत्रिक हानि के अंतर्गत क्या होता है कि अपनी कोई मशीन चल रही है तो आपको पता है बेरिंग भी उसके अंदर लगे हुए हैं, तो बेरिंग का घर्षण है, ठीक है। इसी तरह मान लो कि उसके अंदर एयर को काटा जा रहा है तो एयर के कारण भी उसमें मतलब कुछ न कुछ आपको एक्स्ट्रा ऊर्जा लगानी पड़ रही है। तो यानी ऐसे जो लॉस जो सारे के सारे इनसे अलावा है वो यांत्रिक हानि के अंतर्गत अपने काउंट करते हैं। तो लॉसेज अपने तीन प्रकार के हो गए, एक तो ताम्र हानि, एक लोह हानि और एक यांत्रिक हानि, ठीक है। तो ताम्र हानि में अपने स्टेटर की जो ताम्र हानि यानी कि कॉपर में जो लॉस हो रहा है और आपके रोटर में जो कॉपर में लॉस हो रहा है वो सारे की सारी कॉपर लॉस के अंतर्गत अपने काउंट करते हैं। लोह हानि में एडी करंट और भंवर धारा और हिस्टेरेसिस है, इसको अपने काउंट करते हैं। यांत्रिक लॉसेज में अपने बेरिंग है और है, जो वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत काउंट करते हैं। तो इसको थोड़ा सा एक चीज़ में अपने व्यू और देख लेते हैं, क्योंकि इसमें प्रश्न कई बार बन जाता है और प्रश्न भी बड़ा विचित्र बनता है। तो अपने कई बार क्या है, यहाँ से पढ़ने के बाद भी अपना प्रश्न गलत हो जाता है। तो वो जो संभावनाएं हैं उसको अपने ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपने देखो लॉसेज के अंतर्गत तीन रूप में अपने पढ़ा कि एक तो ताम्र हानि, एक लोह हानि, एक यांत्रिक हानि। लेकिन इनके साथ साथ एक चीज़ और पढ़ते हैं, ठीक है ना, जिसके अंतर्गत एक तो अपने पढ़ते हैं क्या, स्ट्रे हानि। क्या पढ़ते हैं, स्ट्रे हानि, स्ट्रे हानि। और एक अपने पढ़ते हैं स्थिर हानि। क्या पढ़ते हैं, स्थिर हानि। और एक अपने पढ़ते हैं अस्थिर हानि, यानी कि जो स्थायी नहीं है, अस्थिर हानि। इनको अपने तीन रूपों में भी पढ़ते हैं। जैसे अपने तीन रूप ये भी हो गया कि कॉपर लॉस, लोह हानि, ठीक है ना, यानी ताम्र हानि, लोह हानि और यांत्रिक हानि। इसके अलावा अपने तीन रूप ये भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रे लॉस होता है, उसके अंतर्गत अपने क्या होता है कि स्ट्रे लॉस का मतलब है ऐसा लॉस जो परिवर्तन के साथ उसका कोई भी संबंध नहीं है, यानी कि आपका अल्टरनेटर लोड से चले, नो लोड से चले, कम चले, ज़्यादा चले, उससे कोई लेना देना नहीं है, ये लॉस अपने आप में होता ही रहेगा। स्ट्रे हानि का मतलब ये है। तो इसके अंतर्गत अपने काउंट क्या करते हैं, इसके अंतर्गत अपने काउंट करते हैं लोह हानि, ठीक है ना, प्लस यांत्रिक हानि। लोह हानि और यांत्रिक हानि को हम किस में काउंट करते हैं, स्ट्रे लॉसेज के अंतर्गत अपने काउंट करते हैं। उसके बाद में जो आपकी स्थिर हानि है, ठीक है ना, इसको अपने नियत भी बोल सकते हैं, नियत हानि, ठीक है। स्थिर हानि या नियत हानि एक ही बात है। तो नियत हानि में क्या क्या आता है, नियत हानि में आता है लोह हानि प्लस यांत्रिक हानि प्लस शंट फील्ड हानि, प्लस शंट फील्ड हानि। जैसे अपने जनरेटर में भी पढ़ा था ये शंट फील्ड हानि, तो ये भी इसी के अंतर्गत होता है। अस्थिर हानि में क्या होता है, कॉपर लॉस आता है। क्या आता है, कॉपर लॉस, यानी कि ये लॉसेज है वो लोड के साथ परिवर्तनशील होता है। तो अस्थिर हानि में कॉपर लॉस है, ठीक है ना। कॉपर लॉस में आप स्टेटर लॉस भी लिख सकते हो, ठीक है ना, रोटर लॉस भी लिख सकते हो। रोटर की जो वाइडिंग में हो रहा है, स्टेटर की वाइडिंग में हो रहा है, वो सारा यानी कि ताम्र हानि अपने आप में अस्थिर हानि है, ठीक है ना। लोह हानि ये अपने आप में स्थिर हानि है, ठीक है ना। लेकिन नियत हानि के अंतर्गत अगर बात करें तो लोह हानि भी आती है, यांत्रिक हानि भी आती है और शंट फील्ड हानि भी आती है, यानी कि स्थिर रहती है, लोड के साथ परिवर्तनशील नहीं है। और स्ट्रे हानि का मतलब है एकदम स्ट्रेट रहे, बिना किसी परिवर्तन के साथ, कुछ भी हो, लोड शून्य से लेके मैक्सिमम तक कहीं भी हो, तो वो लोह हानि और उसके अंतर्गत यांत्रिक हानि को अपने पढ़ते हैं। तो कई बार यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है पेपर वाला, तो ध्यान रखना है इसका। ये तीन चीज़ें ये भी है, इसके साथ साथ ये भी है। उसके बाद में अगर अपने बात करें कुल हानि की, कुल हानि की, तो कुल हानि देखो भी अपने को पता है कि कुल हानि में देखो ये देखो
स्ट्रे हानि के अंदर दो चीज़ें आ गई, इस यानी नियत हानि में ये आ गई, अस्थिर हानि में, यानी ये जो दो चीज़ें आई वो इसमें भी आ गई। तो अपने यहाँ लिख सकते हैं कि नियत हानि प्लस आपका यानी कि ताम्र हानि, ये आप दोनों मिल जाती है तो अपने कह सकते हैं कि टोटल जो लॉस हो रहा है वो अपना आ जाएगा। तो कुल हानि बराबर होता है नियत हानि प्लस ताम्र हानि। ठीक है, तो ये चार चीज़ें हैं, इसको थोड़ा सा देख लेना अच्छे से ताकि इससे जुड़ा हुआ आपका प्रश्न गलत न हो। उसके बाद में बात कर लेते हैं अपने एक एक चीज़ पे और, ठीक है ना। इसमें दो तीन चीज़ें हैं, उसके ऊपर आपको बात और बता देता हूँ। जैसे मान लो कि अपने कॉपर लॉस होगा वो सारा का सारा आई स्क्वायर आर में आएगा, ठीक है ना। आई स्क्वायर आर का मतलब होता है पावर यानी कि वाट। तो ये लॉस आपको सीधा वाट में होता है और सीधा सीधा प्रत्यक्ष एक तरह का नुकसान है एक तरह का। तो इस हानि को कम करने के लिए अपने क्या कर सकते हैं, ताम्र हानि होगी निश्चित है ये, क्योंकि ताम्र अगर आपने तांबा लगाया है, तांबे की वाइडिंग की है, तो ये लॉस आपको उठाना ही पड़ेगा। तो फिर इस लॉस को अपने कम करने के लिए क्या रास्ता हो सकता है, तो अपने क्या करते हैं इसमें ज़्यादातर क्या करते हैं, जो वाइडिंग स्थापित करते हैं वो शॉर्ट पिच वाइडिंग करते हैं। शॉर्ट पिच वाइडिंग में ये लॉसेज अपने को थोड़ा सा कम हो जाता है, कॉपर की बचत हो जाती है और आउटपुट पे कोई ज़्यादा असर पड़ता नहीं है। तो अपने ज़्यादातर जितनी भी मोटरें हैं, जितनी भी मशीनें बाउंड की जाती है वो शॉर्ट पिच वाइडिंग में की जाती है, ताकि अपने को ताम्र हानि का कम से कम सामना करना पड़े। ठीक है, तो ये अपना सीधा सीधा वाट में आता है। लो हानि के अंतर्गत मैंने दो चीज़ बताई थी, एक तो अपने बताया था क्या, भंवर धारा, ठीक है ना, भंवर धारा, और एक मैंने बताया था इसके अंदर क्या, हिस्टेरेसिस। तो दोनों को थोड़ा सा और देख लो। तो भंवर धारा जो है, ठीक है ना, इसको अपने क्या करते हैं, WE से अपने व्यक्त करते हैं, WE से, और हिस्टेरेसिस है इसको अपने व्यक्त करते हैं WH से। तो भंवर धारा क्या होती है, भंवर धारा का मतलब ये है कि जैसे इसको थोड़ा सा समझा देता हूं कि भंवर धारा क्या होती है। मान लो कि अपना ये फील्ड वाइडिंग है, ये फील्ड वाइडिंग है, ये पोल थे, इसके ऊपर पोल पे अपनी ये फील्ड वाइडिंग कर रखी है। अब देखो ये अपना रोटर या आर्मेचर आपका, अब देखो कि ये जो कंडक्टर दिख रहे हैं, ये जो कंडक्टर है इसको अपने बोल रहे हैं तांबा। क्या बोल रहे हैं, तांबा, यानी कि कॉपर के हैं ये सारे के सारे, ये भी कॉपर है, ठीक है ना। अब ये जैसे ही इसके अंदर घूमेगा, चुंबकीय क्षेत्र में घूमेगा, तो इसमें तो वोल्टेज पैदा होगी, यानी इसमें तो आपको आउटपुट मिलेगा, और आप इनपुट इसको कर रहे हो, यानी कि फील्ड को आप क्या करोगे, उत्तेजित करोगे, तो इसको भी आप सप्लाई दोगे। तो यानी कि सीधा सीधी बात है, जैसे आप जहाँ पे भी V अप्लाई करोगे या V जहाँ से लोगे, तो उसके साथ साथ I चलेगी। जैसे आप लोड डालोगे तो I और V का जब मिलन होगा या I V जो सर्किट में आएगी, तो यानी कि कहने का मतलब W अपने आप ही आएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि इस फील्ड के अंदर जैसे ही आप वोल्टेज देते हो उत्तेजित करने के लिए, DC सप्लाई देते हो, तो इस तांबे का कुछ न कुछ R है, कुछ न कुछ क्या है, R है, रेजिस्टेंस है। तो वो रेजिस्टेंस क्या करेगा कि आपकी कुछ न कुछ पावर को खपत करेगा, कुछ न कुछ पावर को क्या करेगा, खपत करेगा, जो आपका एक सीधा सीधा लॉस है। तो एक तो यहाँ लॉस हो गया, ठीक है, और एक यहाँ मान लो यहाँ भी हो गया, और एक आपका इस वाइडिंग के अंदर भी लॉस होगा, ठीक है ना, आई स्क्वायर आर के रूप में। तो आई स्क्वायर आर के रूप में यहाँ लॉस होगा, यहाँ भी लॉस होगा। ये तो अपने ताम्र हानि में पढ़ रहे थे, किस में पढ़ रहे थे, कॉपर लॉस के अंतर्गत पढ़ रहे थे। अब आपको पता है कि ये आप देख रहे हो, जैसे ये अपने स्टेटर बना रखा है जिसपे अपने फील्ड वाइडिंग स्थापित कर रखी है, ये आर्मेचर के ऊपर वाइडिंग है, लेकिन ये मान लो आर्मेचर है, ये आर्मेचर है अपने आप में, ठीक है ना। आर्मेचर का जो ढांचा है वो जो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से या कास्ट आयरन अपने कास्ट स्टील से इनसे अपने बनाते हैं। तो ये जो धातु है ये भी इसके अंदर क्या करेगी, घूमेगी। जब ये घूमेंगे तो ये भी इस चुंबकीय क्षेत्र को, मान लो यहाँ N बन रहा है, यहाँ S बन रहा है, ये चुंबकीय किरणें इस तरफ जा रही है, तो इस कंडक्टर में जो पैदा हो रहा है वो तो आपने ले लिया, और उसमें आपने लॉस जो उठाया वो आपने कॉपर लॉस में काउंट कर दिया। लेकिन ये जो ढांचा है, ठीक है ना, ये ढांचा भी इसके अंदर घूम रहा है, तो ये भी चुंबकीय क्षेत्र को काट रहा है।
जब ये चुंबकीय क्षेत्र को काट रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर भी एक वोल्टेज पैदा हो रही है, और एक वोल्टेज पैदा हो रही है तो ये वोल्टेज आपको पता है आई चलाएगी अपने अंदर। तो अपने क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं कि इसके अंदर ज़्यादा वोल्टेज मतलब पैदा होगी और ज़्यादा करंट चलेगी तो ये गर्म हो जाएगा, गर्म होगा तो इसके ऊपर जो वाइडिंग की हुई है वो गर्म होगी, तो यानी मशीन की दक्षता घट जाएगी। तो फिर अपने क्या करते हैं, इनको छोटी छोटी पत्तियों को लेमिनेटेड करके अपने बनाते हैं, सिलिकॉन स्टील की पत्तियाँ, जैसे आप ट्रांसफार्मर में देखते हो, या छोटे जो आपके बैटरी में ट्रांसफार्मर लगा होता है उसके अंदर छोटी छोटी पत्तियां लगी होती है, तो वो अपने जोड़ जोड़ के इसलिए बनाते हैं ताकि इसके अंदर जो करंट चले वो करंट के रास्ते अलग अलग हो जाए, प्रत्येक पत्ती में अलग अलग करंट चले, ठीक है ना। ताकि उससे क्या है कि प्रत्येक पत्ती में करंट की मात्रा कम रहेगी तो वो क्या है कि उसका लॉसेज आपको कम उठाना पड़ेगा। और वही अगर पूरा एक ही धातु का बना हो तो उसमें करंट की मात्रा ज़्यादा चलती है तो वो ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो अब मान लो कि एक पत्ती में जो करंट चल रही है वो ये पूरा क्लोज है मान लो, क्योंकि ये सर्किट कहीं से ओपन नहीं है, कहीं से इसका आउटपुट नहीं है, तो ये अपने अंदर ही अंदर है, तो यानी कि करंट इसके अंदर ही अंदर चल रही है, भंवर बन रहा है करंट का। करंट भंवर का मतलब होता है इस तरह करंट अंदर ही अंदर चलती है, इसलिए इसको अपने क्या बोलते हैं, भंवर धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भंवर धारा बोलते हैं। तो फिर अपने पास इसका इलाज क्या है इसको कम करने के लिए, तो इसको कम करने के लिए अपने पास ये है कि अपने क्या करें कि इसको लेमिनेटेड कर दें, छोटी छोटी पत्तियों के रूप में लेमिनेटेड कर दें, ताकि भंवर धारा का मान कम हो जाए, करंट का मान कम हो जाए, ताकि एक छोटे छोटे सर्किटों में चले। तो इसीलिए अपने पेपर में कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अपने भंवर धारा हानि को कम करने के लिए क्या व्यवस्था की जाती है, चाहे अल्टरनेटर हो, चाहे ट्रांसफार्मर हो, चाहे जनरेटर हो, तो आपका उत्तर आना चाहिए कि लेमिनेटेड पत्तियां लगाई जाती है। ठीक है, अब आपको पता है हिस्टेरेसिस क्या है। हिस्टेरेसिस एक शब्द और आया था, हिस्टेरेसिस का मतलब होता है कि जैसे मान लो, हिस्टेरेसिस को और समझा देता हूँ अलग से ताकि आपको वो भी समझ में आ जाए। मान लो कि अपने पास ये एक कॉइल है, अब मान लो इस कॉइल को आपने यहाँ पॉजिटिव दिया, यहाँ नेगेटिव दिया, ठीक है ना, यहाँ एन बना, यहाँ एस बना, ठीक है। अब मान लो कि आपने ये जो वोल्टेज दी है इसको, उस वोल्टेज को आपने मतलब कंट्रोल कर रखा है, आपने धीरे धीरे इसके अंदर वोल्टेज बढ़ाई, यानी कि आपके पास 12 वोल्ट की बैटरी थी, आपने 1 वोल्ट दिया, 2 वोल्ट दिया, 3 वोल्ट दिया, तो जैसे जैसे आप सप्लाई बढ़ाते जाओगे तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता जाएगा। क्या बढ़ता जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र इसका बढ़ता जाएगा, यानी कि इसका फ्लक्स का मान है बढ़ेगा। और मान लो उदाहरण के रूप में मान लेते हैं कि इसके अंदर मान लो कि 5 वेबर फ्लक्स बना, कितना बना, 5 वेबर फ्लक्स बना। उसके बाद आपने सप्लाई को वापस कम कर दिया और आपने सप्लाई क्या कर दी, एकदम शून्य कर दी। शून्य करने का मतलब हो गया कि इसके अंदर 5 वेबर फ्लक्स था तो वहां शून्य होना चाहिए था, ठीक है ना, स्टार्टिंग में शून्य था, आपने पूरी 12 वोल्ट सप्लाई दी, इसके अंदर फ्लक्स बना 5 वेबर। जैसे आपने इसकी सप्लाई को कम कर दिया, शून्य कर दिया, तो इसके अंदर फ्लक्स बचा कि नहीं बचा, तो अपने को पता होना चाहिए था शून्य, लेकिन शून्य नया होके मान लो कि उसके अंदर 0.5 वेबर बच गया, यानी आधा वेबर उसके अंदर फ्लक्स बच गया, जिसकी दिशा क्या है, ये एन है और ये एस है। ये 0.5 वेबर बचा है, ये चुंबक का एक गुण होता है, ठीक है ना। कोई भी चुंबकीय पदार्थ जो अपने अंदर अवशिष्ट चुंबक धारण करता है, ठीक है ना, तो वो उसका एक अपने आप में एक क्वालिटी होती है, जिसकी ये क्वालिटी जितनी ज़्यादा होती है तो वो पदार्थ स्थायी चुंबक बनाने के लिए काम आता है। तो फेरा मैग्नेट में सबसे ज़्यादा क्वालिटी होती है, तो अपने पास मान लो पेरा है इसलिए इसमें कम बचा है। अब आपको पता है उसकी दिशा क्या है, ये एन है, ये एस है, इसकी दिशा भी ये रहेगी, यानी कि 0.5 जो वेबर बचा है उसकी भी दिशा यही रहेगी। अब अपने क्या कर देते हैं, यहाँ से सप्लाई के सिरे चेंज कर देते हैं, यहाँ नेगेटिव कर देते हैं, यहाँ पॉजिटिव कर देते हैं। अब आप जैसे ही इस सप्लाई को बढ़ाओगे तो आप देखोगे कि एन यहाँ बनेगा, एस यहाँ बनेगा, ठीक है। लेकिन आपको पता है जैसे आप सप्लाई दोगे उससे पहले इसके अंदर चुंबक एक ऐसा बना हुआ है जिसकी दिशा ये है, एन से एस की तरफ ये है। नया चुंबक बनेगा उसकी दिशा ये आएगी। तो नया चुंबक बनने से पहले क्या है कि ये जो अवशिष्ट चुंबक तो बचा हुआ है 0.5 वेबर, उसको खत्म करना पड़ेगा। उसको खत्म करने में मान लो कि आपको 1 सेकंड का समय लगा, 1 सेकंड का समय लगा, 1 सेकंड के समय के साथ साथ आपने 5 वोल्ट अप्लाई किया और 5 वोल्ट आप 1 सेकंड तक आपने अप्लाई किया तो कुछ करंट भी चली होगी, तो यानी कि आपको यहाँ सीधा सीधा एक लॉस है, यानी कि उस 0.5 वेबर को खत्म करने के लिए
आपने जितनी वोल्टेज जितने टाइम के लिए अप्लाई की तो वो सीधा सीधा आपको लॉस उठाना पड़ा। वो लॉस क्या होता है? हिस्टेरेसिस लॉस होता है। ये जो गुण होता है इसको बोलते हैं हिस्टेरेसिस। तो ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा क्या हुई हिस्टेरेसिस की? भी कोई भी चुंबकीय पदार्थ जिसको चुंबकित और चुंबकित करने के बाद उसको वापस विचुंबकित करते हैं तो उसके अंदर जो अवशिष्ट चुंबकत्व बच जाता है उसको खत्म करने में, ठीक है ना, जितना हमारा पावर का लॉस होता है वो हिस्टेरेसिस लॉस कहलाता है। तो आशा करता हूं समझ में आ गया होगा हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है। तो ये तो थे अल्टरनेटर के लॉसेज। उसके बाद अपने बात करते हैं दक्षता पर। तो दक्षता की बात करें तो दक्षता का सिंपल सा सूत्र होता है, ठीक है ना। दक्षता हम पीछे भी बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो दक्षता क्या होती है? आउटपुट बटे इनपुट इनटू 100। ये दक्षता का सूत्र होता है मेन। दक्षता चाहे किसी चीज की हो, ठीक है ना। तो पहले अपने बात कर लेते हैं दक्षता होती क्या है। दक्षता का मतलब ये होता है भी आप कोई भी मशीन है चाहे कोई सी चीज है, किसी चीज की आप दक्षता निकाल सकते हो। उसको अपने कितना दे रहे हैं और वो आपको बदले में कितना काम करके दे रही है, ठीक है ना। यानी कि आपको उसने कितना दिया और आपने उसको कितना दिया, उन दोनों के बीच में जो रेशो आएगा, उन दोनों के बीच में जो प्रतिशत में वैल्यू आएगी वो आपकी उसकी क्या कहलाएगी? दक्षता कहलाएगी। तो अपने पास अल्टरनेटर की बात कर रहे हैं तो अल्टरनेटर आपको आउटपुट में क्या देता है? केवीए देता है, ठीक है। और इनपुट में क्या करते हो आप? अल्टरनेटर को इनपुट में क्या करते हो? यांत्रिक शक्ति करते हो। यांत्रिक शक्ति कितनी कर रहे हो? तो यानी कि वो अल्टरनेटर की यांत्रिक शक्ति, अब केवीए को आपको पता है कोस थीटा से लगा दोगे तो इसका मतलब ये आपकी सीधी सीधी केडब्ल्यू हो जाएगा। कल बताया था केडब्ल्यू बराबर केवीए इंटू कोस थीटा होता है। तो ये अपने आप में जैसे कोस थीटा आ जाएगा तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा? उसका अपने वास्तविक शक्ति आ जाएगी। अब आपको पता है इनपुट क्या कर रहे हो? इनपुट भी देखो, इनपुट क्या होता है? आउटपुट प्लस लॉस। आउटपुट प्लस लॉस बराबर क्या होता है? इनपुट होता है। भी जितना आपका नुकसान हुआ वो अगर आपको बदले में मिल रहा है उसमें मिला दोगे तो आप उसका इनपुट कह सकते हो। तो मैं इनपुट की जगह ये भी लिख सकता हूं केवीए इंटू कोस थीटा प्लस लॉस, कुल हानि। अब कुल हानि का मतलब आपका जो कॉपर लॉस हुआ, ठीक है ना, आपका जो लोहा हानि हुई, आपकी जो यांत्रिक हानि, वो सारी हानि आपके पास है। तो वो अगर इसके आउटपुट में लगा दोगे तो आपका सीधा सीधा क्या निकल जाएगा? इनपुट हो जाएगा। और इसके इनटू में 100 कर दोगे तो क्या आ जाएगी? दक्षता प्रतिशत में आ जाएगी। तो ये इसकी दक्षता का सूत्र अपने रहता है। तो केवीए इंटू कोस थीटा, ठीक है ना, केवीए इंटू कोस थीटा प्लस कुल हानि। तो इससे आप क्या क्या दक्षता, अल्टरनेटर की दक्षता का आंकलन कर सकते हो। तो